नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी बार बार बताते हैं, देश को बताते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा कर लिया है, जिन्हें हमारे संविधान में एक स्वतंत्र एजेंसी के तौर पे बनाया गया था। ऐसे बनाया गया था कि जिससे वो सरकार के दबाव में न रहे या बेहद कम दबाव में। जी हां, लेकिन आज बिल्कुल उलट हो गया है। आज वो दबाव में नहीं है, बल्कि वहां पर आरएसएस के स्वयं सेवक तैनात कर दिए गए हैं। इसका बड़ा उदाहरण सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट के जजेज में मिलता है। इसका उदाहरण निचली अदालतों में मिलता है और इसका उदाहरण चुनाव आयोग से लेकर तमाम संस्थाओं में मिलता है। और इसका उदाहरण अल्पसंख्यकों में भी कुछ ऐसे बीज बोने से मिलता है कि जो बताता है कि क्या हो रहा है। पहले शुरू करता हूं एक सुखद खबर से कि लोकतंत्र की एक जीत हुई जम्मू कश्मीर में और उसके फलस्वरूप आज उमर अब्दुल्ला ने बतौर मुख्यमंत्री वहां पर केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में कार्यभार ग्रहण कर लिया। वो आज शपथ ले लेते हैं, निश्चित रूप से एक सुखद था। उस वक्त इंडिया अलायंस में चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, अखिलेश यादव हो और तमाम सारे लोग पहुंचे हुए थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों पहुंचे हुए थे। बहरहाल सब लोग मौजूद थे। उसके बाद दूसरी चीज ये थी कि वहां उन्होंने एक बड़ी चीज कही कि अब मुख्यमंत्री का जब काफिला निकलेगा तो उन्होंने डीजीपी को कहा कि वो यह सुनिश्चित करें कि कहीं पर रास्ता न रोका जाए, जनता को कहीं परेशानी नहीं आनी चाहिए और सरकार इस तरह से काम करेगी कि मिनिमम गवर्नमेंट रहे, मैक्सिमम लोगों को सुविधा मिले। यह एक अच्छी पहल थी और ये हर जगह होनी चाहिए, मुझे लगता है। बहरहाल यह तो हुई एक बात। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग है। इसका सबूत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अब चूंकि उमर अब्दुल्ला की सरकार बन गई है, एनसी की सरकार बन गई है, इसलिए जम्मू परिक्षेत्र के 2 जिलों को तोड़ करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए। आप पहले ही तोड़ चुके हैं, उससे तोड़ के एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनाया, एक जम्मू कश्मीर बनाया, अब एक तीसरी की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं असल में? आप बर्बाद करना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं और धर्म के आधार पे बंटवारा करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू वाले क्षेत्र में हिंदू और दूसरे समुदाय के लोग अधिक हैं मुस्लिम की अपेक्षा, इसलिए इस तरह की बातें बोली जा रही। बहरहाल से लोकसभा चुनाव के पहले इंजीनियर राशिद को भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया था, इसीलिए उनके समर्थन में वहां पर भाजपा ने अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। नतीजतन उनकी आवामी इत्तेहाद पार्टी जीत गई और वो जेल में, तिहाड़ जेल में रहते हुए भी सांसद बन गए। उमर अब्दुल्ला हार गए थे और उन्होंने इस चुनाव में समझौता किया जो प्रतिबंधित है, देश के अलगाववाद की मांग करता था, जमात इस्लामी के साथ, और भाजपा ने इसको सपोर्ट किया और उसके कारण हालांकि ये जीत नहीं सके, एक भी सीट नहीं जीत सके, लेकिन कांग्रेस और एनसी अलायंस ने सबसे बड़ी सफलता हासिल की। लेकिन यह संदेश है कि किस तरीके की बात होती है। यही इंजीनियर राशिद चुनाव के वक्त में कह रहे थे कि यह जरूरत पड़ी सरकार के लिए तो हम भाजपा के भी साथ जा सकते हैं, यानी ये उनके थे और उनका समर्थन इन्हें था, इसीलिए भाजपा ने वहां से प्रत्याशी नहीं उतारे थे। बहरहाल अब जब यह होता है तो इंजीनियर राशिद अब क्या कहते हैं। साहब बार बार स्टेट फूड 370-35 की बात करते हैं तो वो उमर अब्दुल्ला को ही मालूम होगा उनके पास रोड मैप क्या है।
हम भी देखते हैं कि वो आगे कैसे चलते हैं। जिस तरह उमर साहब दामन पिछाड़ रहे हैं, दामन बचा रहे हैं 370 से, तो साफ लगता है कि जब मोदी जी ने 370 हटाया तो 3 दिन पहले फारूक साहब उनसे मिले थे। फारूक साहब ने निकलने के बाद कहा कुछ नहीं हटेगा, उसके बाद हट गया और फारूक साहब, उमर साहब सबको गेस्ट हाउस में रखा गया, SKICC में रखा गया। तो 99% लगता है कि उमर साहब, फारूक साहब, इनको दे वर ऑन बोर्ड, इनसे पूछ के मोदी जी ने 370 हटाया था। हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं, तो उम्मीद ये रखेंगे कि जो वादे उन्होंने किए हैं वो उस पर कायम रहेंगे। और हम प्रधानमंत्री ने 370 अब्दुल्ला परिवार से पूछकर हटाया था। भैया उस समय अब्दुल्ला परिवार विपक्ष में था, PDP सरकार में थी। PDP से सरकार तोड़ करके उन्होंने किस तरीके से साजिश रची और उसके बाद में यह सारा खेल हुआ था। तो झूठ बोलने की यह स्थिति है और इसलिए कह रहे हैं, इसीलिए उमर अब्दुल्ला सरकार में लौटे, जबकि सत्यता यह है इन्होंने पूरी साजिश रची थी। बहरहाल ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि RSS के लोग हर जगह बैठे हुए हैं। उनका जो RSS का राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, ये सब उसके असल में करता धरता है। यही लोग सारी दुर्घटनाएं करते हैं और वो करते हैं। बहरहाल अब आता हूं कैसे जजेज हो गए। कर्नाटक हाई कोर्ट में एक जस्टिस है M नाग प्रसन्ना। ये M नाग प्रसन्ना क्या कहते हैं, एक मामले में मस्जिद के अंदर घुस करके कुछ भाजपा के RSS के आतंकी लड़के वहां घुस करके जय श्री राम के नारे लगा करके और उनके लिए धमकाने की कोशिश करते हैं। इस पर भावनाओं को आहत करने का मामला दर्ज हुआ था। इस मुकदमे को इन्होंने खत्म कर दिया और कहा मस्जिद के अंदर घुस करके जय श्री राम के नारे लगाने से किसी की धार्मिक भावना आहत नहीं होती। तो साहब, क्या मंदिर में घुस करके कोई अल्लाहू अकबर करेगा, वहां भावना आहत नहीं होगी? तो इस तरह के जजेज हो गए। तो आप समझिए इनसे क्या होगा। और ये नफरत फैलाने का ही काम करते हैं, इनका बैकग्राउंड RSS का ही आता है। इसी तरीके से एक वहां जस्टिस है उसी कर्नाटक हाई कोर्ट में वी श्री सानंद ने एक आर्डर में कहा, बेंगलोर की एक बस्ती को उन्होंने मिनी पाकिस्तान कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उन्हें फटकार लगाई, तब उन्होंने माफी मांगी बिना शर्त और हलफनामे में उन्होंने कहा मेरे बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया, जबकि संदर्भ तो सही था। आप जिस तरीके से मिनी पाकिस्तान कैसे कह सकते हैं? एक जाति समुदाय, एक धर्म समुदाय के लोग कहीं पर भी रहते हैं। हमारा एक छोटा सा गांव था, गांव का नाम पूरा सुकलनपुर हुआ, लेकिन उसी में ही एक तिवारी टोला कहलाता था, एक कोरी टोला कहलाता था, एक अहिर टोला कहलाता था। तो उस तरह से उसमें कोई वो नहीं था, लेकिन उसे नफरत के भाव से यदि मिनी पाकिस्तान कहेंगे, पाकिस्तान क्यों कहेंगे? पाकिस्तान से हमारे रिश्ते नहीं अच्छे, तल्ख है, भले ही हमसे टूट के बना है, इसीलिए नफरत पे बना था, इसलिए तो आप वह बताना चाह रहे थे, इसलिए लोगों ने कहा था। बहरहाल इसी तरीके से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक जस्टिस है सुरेश्वर ठाकुर, वो भी कमोबेश इसी तरीके से भाजपा के पक्ष में ही काम करता है। जब लोकसभा चुनाव चल रहा था, चुनाव में फायदा लेना था नरेंद्र मोदी को, तो उसने मई महीने में डेरा सच्चा सौदा के जो मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या हुई थी, उस मामले के आरोप से गुरमीत सिंह को, जो राम रहीम कहलाता है, उसको बरी कर दिया। और जिस तरीके से बरी किया उन्होंने, वो अपने आप में विवादित फैसला था। जबकि 2021 में पंचकुला की CBI की जो स्पेशल कोर्ट थी, उसके बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने गुरमीत राम रहीम और उनके साथियों को सजा दी थी और यह माना था कि पूरी तरीके से साजिश और हत्या में शामिल है। फिर भी आजीवन कारावास की सजा दी थी और यह स्थिति है। वो रेप के मामले में भी सजा याफ्ता है और भी मामले में। उसने ही पत्रकार छत्रपति शिवाजी की हत्या कराई थी, लेकिन इन सब के बावजूद उसने बरी कर दिया। यह बताता है कि कैसे करता है। लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा चुनाव के वक्त में वही जज कांग्रेस पार्टी के पानीपत के एक
जो मजबूत थे धर्म सिंह छोकर, उनको और उनके बेटों को कहता है 2 अक्टूबर के पहले पहले आप गिरफ्तार हो जाइए, अरेस्टिंग अपनी आत्मसमर्पण कर दीजिए। जैसे उन्होंने कोई गोली चला दी हो, कोई वो कर दिया हो। उनके खिलाफ एक आरोप आरएसएस का व्यक्ति लगाता है और पीआईएल दाखिल करता है और उस पर वो ये कहते हैं 5 तारीख को वोटिंग होनी। अब आप समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति जो प्रत्याशी है वो उसके बच्चों और सबको गिरफ्तार करने करेंगे तो क्या स्थिति होगी। बहरहाल चुनाव वो हार जाते हैं। तो यही तो सब कुछ करने का काम है, इसी तरीके से खेल होता है। ऐसे ही एक जस्टिस चित्तरंजन दास पारसारथी, वो कहते हैं अब मैं असल में आरएसएस का था, आरएसएस में ही अब सेवा करने का है। और इन्होंने लड़कियों के बारे में क्या कहा था कि लड़कियां कैसे सेक्स करें, इसके बारे में बता रहे थे। ऐसे लोग हैं, ये आरएसएस का मूल काडर है, यह बताता है। और उनके फैसले भी विवादित रहे। इसी तरीके से कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय, वो जिस तरीके से तमाम उनके विवादित फैसले हैं, उन्होंने जजेस पे भी टिप्पणी की और स्थिति यह थी कि वो सिर्फ भाजपा के पक्ष में, मोदी के पक्ष में फैसले सुनाते थे, उनकी इच्छा पूरी करते थे। बहरहाल उन्हें भाजपा में शामिल करा लिया गया, टिकट दिया गया और चुनाव लड़ा दिया गया। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में जो जज थे रोहित आर्य, जिन्होंने मुनव्वर फारूकी समेत तमाम सारे लोगों को जेल भेजा था और दूसरी तरफ महिला के प्रतिष्ठा को, गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले मामले में तुरंत बेल दे दी थी, वो उल्टा कर रहे थे, उसमें बेल दे रहे थे और उसको जेल भेज रहे थे। और इस मामले में ये सब करने, आरएसएस के मुताबिक, बीजेपी के मुताबिक फैसले सुनाने, ये रिटायर होते ही बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं साहब। ये इसी तरह रिटायर्ड जस्टिस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश में थे और ये भी बीजेपी के पक्ष में फैसला सुनाया करते थे, इन्हें राज्यपाल बना दिया जाता है। इसी तरीके से 2014 में याद करिए जस्टिस सदाशिवम थे, पी सदाशिवम, जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने मोदी की सीडी जो थी उस सीडी को रोक दिया था और कहा था वो अब ओपन नहीं होगी। उस एफिडेविट को भी रोक दिया था जो कोर्ट में दिया गया था, जिससे मोदी का पूरा चेहरा एक्सपोज होता था। साहब राज्यपाल बना दिए गए केरल के। इसी तरह से जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, याद करिए, उन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, जुडिशियल कॉन्फ्रेंस में मोदी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दार्शनिक बताया था और सदाबहार ज्ञानी बताते हुए न जाने कितनी प्रशंसा में वो किया था। और ये हर फैसला अडानी के पक्ष में सुनाते थे और इसका इनाम ये मिला। रिटायर होने के अगले ही दिन ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन लगा दिए जाते हैं। इसी तरह से जज ब्रजगोपाल लोया की संदिग्ध मौत के मामले में आपको याद करिए याचिकाएं हुई थी और जस्टिस दीपक मिश्रा ने उस पर जांच तक कराने से मना कर दिया था। ये सब इनाम दिए जाते हैं। तो यह खेल होते हैं, तो यह सच है। इसीलिए अब आप देखिए नरेंद्र मोदी की सरकार बैसाखियों पे बनी सरकार है। 2 बैसाखियां हैं, एक आंध्र प्रदेश की जो है चंद्रबाबू नायडू की और एक बिहार में नीतीश कुमार की। चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ उस समय मोदी के साथ थे जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे रेड्डी, तो उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज होता है 371 करोड़ रुपए के स्किल डेवलपमेंट घोटाले में और उसमें उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, 2 महीने जेल में रहते हैं। साहब अब इनाम मोदी ने दे दिया है कि उनकी सरकार वो बचा रहे हैं, तो इसलिए और आंध्र प्रदेश में उनके साथ मिलकर लड़े हैं, फायदा वो भी सरकार में मुख्यमंत्री बन गए, तो इन सब का लाभ देते हुए उन्हें यह मुकदमा ईडी ने जो उनके खिलाफ था वो वापस ले लिया, क्लीन चिट दे दिए, कहा कि नहीं साहब कोई दोष नहीं था। जो 2 साल पहले तक बहुत बड़ा दोषी बता रहे थे, जेल में डाल रहे थे, भ्रष्ट बता रहे थे, महाभ्रष्ट बता रहे थे, वो अब साफ सुथरे हो गए। इसी तरीके से साफ सुथरे हो गए हैं तमाम सारे और लोग, चाहे अजीत दादा हो, चाहे शरद पवार के भतीजे जो हैं, और चाहे
प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे असम का मुख्यमंत्री हो जो हेमंत बिस्वा शर्मा, चाहे मुकुल रॉय हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो पश्चिम बंगाल के, तो इस तरीके से तमाम सारे नेता हैं जो बीजेपी में आते गए, उनको सहयोग करते गए, उनको ये हो गया। लेकिन नीतीश कुमार, जिन पर सीधे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, लेकिन उनकी सरकार पे बहुत सारे हैं, तमाम पुल गिरे हैं, हम सबको पता है, दर्जनों पुल गिर गए सिर्फ चंद महीने में, तो आप समझ सकते हैं कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा। बहरहाल उस पर तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो जहां मिलते हैं मोदी के पांव छू लेते हैं, पांव पकड़ लेते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं, झुक जाते हैं। पहले तो ऐसा नहीं था। जानने वाले बताते हैं कि नीतीश कुमार की वो सीडी है जिसमें उनकी जान बस रही है, और वही तो मोदी की ताकत है। इसलिए नीतीश कुमार 240 वाले नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनवा रहे हैं, वो भी पांव छू के बनवा रहे हैं, उल्टा वो पांव छू रहे हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि सरकार बनाए रखने, सरकार के लिए ये करते हैं। वही सरकार क्या करती है? सरकार अपनी सरकार को बचाने के लिए दंगे फसाद करती है, और दंगे फसाद कराती है, सांप्रदायिक दंगे कराती है, सरेआम हत्याएं होती हैं, और ये सब होती हैं, न अदालतें बोलती हैं, न संवैधानिक संस्थाएं बोलती हैं। हर गुनाह हो रहा है, ना अल्पसंख्यक आयोग कुछ बोल रहा है, ना सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल रहा है, ना हाई कोर्ट कुछ बोल रहा है। हर चीज का वीडियो सामने है कि किस तरीके के कर्म हो रहे हैं, कैसे कैसे मंदिरों और मस्जिदों के सामने गालियां दी जा रही, और यह हालत हो गई। अब आप सोचिए आपने कौन सा देश बना दिया है। तो यह देश बनाने का दोष मोदी को नहीं है, बनाने का दोष इस देश की उस जनता को है जिसने यह अन्याय किया है। क्योंकि जब यह अन्याय आप करते हैं तो आप ही झेलते हैं। हरियाणा में आपने बेईमानी से कैसे भी सरकार तो बना दी है, शपथ ले रहे हैं फिर से एक बार नायब सिंह सैनी जो ड्राइवर थे मनोहर लाल खट्टर के, तो स्वाभाविक सी बात है मनोहर लाल की ही गाड़ी वो चलाएंगे। तो लेकिन असल में नुकसान आपने अपना किया है। भाजपा सिर्फ 89 सीटों पे 89 सीट्स पे लड़ी थी, और 9 उसके सिटिंग मंत्रियों के जो है हार गए, 8 की जमानत उनकी जब्त हो गई, और 72 सीटों पे ही सही में लड़े, और 72 में से 48 उनकी आ गई, जबकि कांग्रेस का तो बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट था। इससे आप चुनाव आयोग के उस खेल को समझ सकते हैं जो खेला गया, जो मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं कि 8:30 बजे से काउंटिंग शुरू हुई थी, मीडिया पहले ही बताने लगी कि हाँ वो 8:05 से ही। साहब 8 बजे से ही शुरू हुई थी, पहले बैलेट की हो रही थी, फिर उससे हुई, जो बैलेट की हुई उसका बता रहे थे, उसके बाद में ईवीएम का बता रहे थे। झूठ बोलने की आदत आपकी इसलिए है क्योंकि आप अपने पाप छिपाना चाहते हो, क्योंकि सब जगह आरएसएस का काडर बैठ गया है। इसलिए न्याय की उम्मीद नगण्य है। जय